नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के बारे में। तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या होता है, इसका डेफिनेशन सबसे पहले हम देख लेते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द स्टेट ऑफ द सिस्टम कंप्लीटली आर कॉल्ड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो किसी भी सिस्टम को के स्टेट को एक्सप्लेन करने के लिए जो मिनिमम कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड होते हैं वही क्या कहलाते हैं, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। तो इसे सिंपल लैंग्वेज में जैसे अगर समझने की बात करें तो अगर मुझे किसी को अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है तो मैं क्या बताऊंगी कि मेरा नाम क्या है, फर्स्ट मेरे पिता का नाम क्या है, मैं कहाँ रहती हूँ, अपना कॉलोनी या फिर स्टेट, ये सारी चीजें। तो यहाँ देखिए मैंने पिता का नाम बताया, लेकिन अगर मैं यहाँ पर चाचा का नाम बताऊंगी और मामा का नाम बताऊंगी तो ये सारी चीजें एक्स्ट्रा चीजें हो जाएंगी, है ना, डिपेंडेंट चीजें हो जाएंगी। मैंने चलिए मेरा नेम बताया, फादर्स नेम बताया, लेकिन यहाँ नेसेसरी नहीं है कि यहाँ पर मैं अपने चाचा का नेम बताऊं, क्योंकि जो चाचा का नेम है वो किस पर डिपेंडेंट है, फादर्स नेम पर डिपेंडेंट है ना। तो इन दोनों में से एक ही जानकारी मुझे देना काफी होगा। तो यही है मिनिमम नंबर ऑफ जो कोऑर्डिनेट है, हमें उन्हीं का यूज करके किसी सिस्टम को डिस्क्राइब करना है। सिमिलरली जैसे अगर मैं किसी कॉलेज में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, बीएससी फर्स्ट ईयर सपोज, और मेरे बगल में कोई अदर स्टूडेंट बैठा है, तो अगर मैं उसे अपना मतलब इंट्रोड्यूस करूंगी तो मैं उसे कॉलेज का नाम नहीं बताऊंगी, कक्षा का नाम नहीं बताऊंगी, क्योंकि तो ऑलरेडी हम दोनों का सेम होता है। तो ये सारी चीजें हमको इग्नोर करनी होती, जिसकी जरूरत उस डिफाइन करने के लिए हमको जरूरत ना पड़े। ठीक है, सिमिलरली एक और एग्जांपल जैसे ले सकते हैं हम लोग। तो अगर कहीं स्टेट लेवल का एग्जाम कंडक्ट किया गया है और वहां हम 2 लोग पहुंचे हैं, तो वहां भी किसी एक पर्सन को दूसरे को डिस्क्राइब करने के लिए ये बताने की जरूरत नहीं है कि जैसे मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ, यानी कि अपने स्टेट का नाम बताने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरीके से ही ये जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है वो डिफाइंड होते हैं, है ना। एक और चीज यहाँ हम ध्यान देते हैं कि जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होता है, जरूरी नहीं है उसका जो डायमेंशन हो वो हमेशा लेंथ का हो, ये एंगल भी हो सकता है या फिर कोई और तरीके का कोऑर्डिनेट भी हो सकता है। ठीक है, तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट has a dimension of length। ठीक है, इट कुड बी एंगल और वट एवर एनीथिंग एल्स। ठीक है, जैसे कि हम सिंपल पेंडुलम का केस लेते हैं तो उसमें थीटा हमारा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होता है। वो कैसे होता है हम आगे डिस्कस करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखते हैं कि जब कोई फ्री पार्टिकल होता है तो उसका जो कन्वेंशनल कोऑर्डिनेट होता है और जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होता है वो दोनों सेम होता है। ठीक है, जैसे कि अगर फ्री पार्टिकल है एक हमारा लेते हैं तो इसका कन्वेंशनल कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3, या आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट चुनेंगे तो XYZ, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट चुनेंगे तो R थीटा फाई। ठीक है, तो 3 कन्वेंशनल कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, और सिमिलरली 3 जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट भी होते हैं अगर ये फ्री पार्टिकल है तब। ठीक है, लेकिन अगर हम केस लेके चले कांस्टेंट मोशन का तो इन दोनों में चेंज आ जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम कांस्टेंट मोशन लेके चले और सपोज कि ये n पार्टिकल रखता है, सपोज n पार्टिकल का सिस्टम है, तो इसके कन्वेंशनल कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 3n कन्वेंशनल कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ठीक है, और सपोज हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया कि इंडिपेंडेंट कॉन्स्टेंट्स अप्लाई कर दिए, तो जो हमारा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होगा उसकी संख्या हो जाएगी 3n माइनस की। ठीक है, तो ये होगा हमारा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की संख्या। तो इस तरीके से अगर फ्री पार्टिकल होता है तो वहां पर कन्वेंशनल और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की संख्या सेम होती है, लेकिन अगर कोई कांस्टेंट मोशन कर रहा है कोई सिस्टम या पार्टिकल, तो वहां पर कन्वेंशनल कोऑर्डिनेट और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की संख्या अलग अलग हो जाती है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल के लिए हम लेके चलते हैं कोई भी ऐसा पार्टिकल जो कि एक सर्कल में
मोशन कर रहा है, यानी कि कर्व के अलोंग मोशन कर रहा है ना। और कर्व हमने क्या चुना है, यहाँ पर सर्कल चुना है। तो कोई भी पार्टिकल इसके क्या कर रहा है, एक सर्कल में मोशन कर रहा है, और सपोज हमने जो इसका सेंटर है उसी को हम क्या मान के चलते हैं, ओरिजिन मान के चलते हैं। तो ये जो पार्टिकल है उसका सपोज कोई भी एक पोजीशन ले लेती हूँ मैं P, तो या तो इसका कोऑर्डिनेट हम चुनेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट XY, या फिर सेकेंड ऑप्शन है पोलर कोऑर्डिनेट R थीटा। ठीक है, सपोज मैं यहाँ नहीं लेके चल रही हूँ, इजी वे में हम हमेशा यहाँ पॉइंट लेके चलते हैं तो ज्यादा बेटर होता है ना। सेम यहाँ आप यहाँ भी ले सकते हैं, थीटा का वैल्यू आपका ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ ले रही हूँ XY P R थीटा, ये हमारा थीटा, ये हमारी सपोज प्रारंभिक रेखा है जहां से हम थीटा लेना शुरू करते हैं, और ये है R। सिमिलरली ये जो R है वो किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि किसी भी पोजीशन को, ये जो पार्टिकल है उसके किसी भी पोजीशन को हमको डिफाइन करने के लिए हमको सिर्फ एक चीज की जरूरत पड़ रही है, किसकी, एंगल की, यानी कि एंगल सिर्फ चेंज हो रहा है। अगर मैं यहाँ एक और पार्टिकल लेती हूँ Q, तो यहाँ पर R इक्वल टू A ही रहेगा, बस यहाँ पर क्या चेंज हो गया, थीटा। तो इसे सपोज हम फाई नाम दे देते हैं, है ना। तो यहाँ पर सिर्फ थीटा का वैल्यू चेंज हो रहा है, किसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर R का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। तो ओनली एक कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ी हमको, थीटा की, R की नहीं, यानी कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा यहाँ पर, थीटा। सिमिलरली अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करें, तो जब हम पोलर कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे कन्वर्ट करते हैं तो उसका फॉर्मूला आ जाता है r cos थीटा और y इक्वल टू r sin थीटा। ठीक है, और आपका यहाँ पर r को तो हमने फिक्स कर दिया है, यानी कि x ओनली थीटा का फंक्शन है और y भी ओनली थीटा का फंक्शन है, तो और x और y दोनों थीटा पर डिपेंड करते हैं। इस तरीके से अगर हमको थीटा की वैल्यू मालूम है तो हम इस सिस्टम के में पार्टिकल के किसी भी पोजीशन पर उसे डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हो गया थीटा, क्योंकि थीटा कैन डिफाइन द स्टेट ऑफ द सिस्टम कंप्लीटली। ठीक है, अब देख लेते हैं नोटेशन ऑफ ए जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को कैसे डिनोट किया जाता है। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स आर डेजिग्नेटेड बाय द लेटर Q, स्मॉल q, विद न्यूमेरिकल सबस्क्रिप्ट 1 2 3, यानी कि इस तरीके से डिफाइन किया जाता है Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन Qn। ये क्या करता है, रिप्रेजेंट ए सेट ऑफ n जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। ठीक है, n जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के एक सेट को रिप्रेजेंट करता है ये। अल्टरनेटिवली दूसरे वे में इसे और किस तरीके से डिनोट किया जा सकता है, बाय ए लेटर सबस्क्रिप्ट टू लेटर Q एंड स्पेसिफाइंग विद इन द ब्रैकेट द न्यूमेरिकल वैल्यूज दैट द लेटर टेक्स। ठीक है, यानी कि इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं QJ, और ब्रैकेट में लिख देंगे हम J इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन N, यानी कि J जिन वैल्यूज को टेक कर रहा है, गेन कर रहा है, उन सभी वैल्यूज को हम इस तरीके से ब्रैकेट में लिख देंगे और Q के नीचे एक लेटर सबस्क्रिप्ट ही डाल देंगे। तो दो तरीके से हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट, स्मॉल q में नीचे सबस्क्रिप्ट में न्यूमेरिकल वैल्यूज को डाल सकते हैं, या फिर सेकेंड, स्मॉल लेटर Q के नीचे सबस्क्रिप्ट में एक लेटर ही डाल सकते हैं, जहां पर ब्रैकेट के अंदर उस लेटर के वैल्यूज को हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज है कि जो हमारे कन्वेंशनल कोऑर्डिनेट होते हैं और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होता है, उन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है। उस रिलेशन को हम इक्वेशन के थ्रू दिखा सकते हैं। तो जो हमारे कन्वेंशनल कोऑर्डिनेट होते हैं उसे हम R1, R2, R3 एंड सो ऑन करके इस तरीके से डेजिग्नेट करते हैं, यानी कि R से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। चाहे आप कुछ भी चूज करें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट चूज करें, पोलर, स्फेरिकल पोलर, जो भी कोऑर्डिनेट चूज करेंगे उसे हम R से दिखाते हैं। जैसे कि ये जो हमारा R1 है वो 3 कोऑर्डिनेट को रखता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, X1, Y1, Z1। सिमिलरली जो R2 होगा वो अपने खुद के अंदर तीनों कोऑर्डिनेट को रखता है, X2, Y2 और Z2। ठीक है, तो R से हम कन्वेंशनल कोऑर्डिनेट को दर्शाते हैं और Q, स्मॉल q से हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को डिनोट करते हैं। और दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो सपोज अगर हमारे पास
n पार्टिकल्स हैं तो हमारे पर जो कन्वेंशनल कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो 3n हो जाएंगे। सपोज ये हम यहाँ पर नहीं लेके चल रहे हैं और सिर्फ r को एक कोऑर्डिनेट अगर हम मान के चले तो यहाँ इस तरीके से हम डिफाइन कर पाएंगे। r1 जो है वो फंक्शन है q1, q2, q3 एंड सो ऑन qn और t का। ठीक है, इसी तरीके से r2 जो है वो भी फंक्शन है q1, q2 एंड सो ऑन qn और t का। ठीक है, इसी तरीके से r हमारे 3n तक जाएंगे। r3n फंक्शन है q1, q2 एंड सो ऑन qn और पॉसिबिलिटी टाइम t का। टाइम t हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है मोशन ऑफ द सिस्टम और कंडीशन पर। तो इस तरीके से सिमिलरली इसका अपोजिट भी हम ले सकते हैं, जैसे कि हमने लिया इस तरीके से, मतलब कन्वेंशनल कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट पर। तो जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होते हैं वो भी डिपेंड करेंगे कन्वेंशनल पर। तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि Q1 जो है वो फंक्शन है R1, R2 से लेकर R3n। एक्चुअल में यहाँ पर n नहीं होगा, हमारे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कितने होते हैं 3n माइनस k, तो यहाँ हम लिखेंगे 3n माइनस k। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, और यहाँ पर आएगा हमारा 3n तक और पॉसिबिलिटी टाइम t। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों के बीच में रिलेशन होता है और इक्वेशन के थ्रू हम उसे दर्शा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक एग्जांपल भी लेके देखते हैं हम सिंपल पेंडुलम का। तो यहाँ पर इस तरीके से सिंपल पेंडुलम का एक एग्जांपल लेकर हम इसे समझ सकते हैं। तो सिंपल पेंडुलम के केस में सपोज हम मान लेते हैं कि जो हमारा पेंडुलम है वो एक फिक्स्ड एंड पर, रिजिड एंड पर फिक्स्ड है और ये हमारा बॉब, और बॉब इस तरीके से सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। और मान लेते हैं स्ट्रिंग नॉन एक्सटेंडेबल है और उसका लेंथ है l। ठीक है, तो ये जो लेंथ है इसे हम लिख सकते, ये एंगल हमने यहाँ पर लिया है थीटा, जो कि एक वर्टिकल लाइन से उसके जो फिक्स्ड पोजीशन होता है उससे कोई भी बॉब बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा L साइन थीटा, L कॉस थीटा अगर स्ट्रिंग का लेंथ है L। और हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को। ये हो गया हमारा x का वैल्यू और ये है y का वैल्यू। तो x इक्वल टू हो गया L साइन थीटा और y इक्वल टू हो गया L कॉस थीटा। तो यहाँ पर जो x और y है वो हमारे हो गए कन्वेंशनल कोऑर्डिनेट और ये दोनों किस पर डिपेंड कर रहे हैं, थीटा पर डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि L जो है हमारा R इक्वल टू L वो तो फिक्स है हर पोजीशन के लिए, यानी कि बॉब किसी भी पोजीशन पे हो उसका फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो हमेशा L रहेगा। तो x y ओनली थीटा पर डिपेंड कर रहे हैं, तो ये जो थीटा है वो हमारा हो जाएगा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब यहाँ पर डिवाइड करते हैं इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम डिवाइड करें तो x बाय वाई इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा और tan इनवर्स x बाय वाई इक्वल टू थीटा। तो इस तरीके से हमको दोनों जो कन्वेंशनल कोऑर्डिनेट है और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है उन दोनों के बीच के रिलेशन का इक्वेशन मिल गया। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसे, थीटा जो है वो किसका फंक्शन है x और y का। थीटा इज ए फंक्शन ऑफ x y, जैसे कि ये हमारा q और x y हमारे r1 और r2। ठीक है, तो इसी तरीके से और एग्जांपल अगर हम लेके चले, ए पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, तो उस केस में हमारा जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होता है वो होता है थीटा और फाई। सिमिलरली अगर हम एक अबेकस लेके चले, अबेकस का एग्जांपल यानी कि बीड स्लाइडिंग ऑन ए फिक्स्ड स्ट्रेट वायर, यहाँ पर ये बीड है जो कि एक स्ट्रेट वायर में मोशन कर रहा है आगे पीछे। तो इस केस में हमें सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x। ठीक है, ये जो कि हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट होता है, यानी कि x डिस्टेंस से हम बता सकते हैं कि ये कितना आगे पीछे हो रहा है। तो इस तरीके से जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के 3 एग्जांपल हमने देखे यहाँ पर। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।